हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बुक की समरी जिसका नाम है द एम्पायर राइट्स बैक। पेपर है आपका लिटरेरी मूवमेंट्स पार्ट 2। यूनिट नंबर 4 है पोस्ट कॉलोनलिज्म। स्टार्ट करते हैं। इस बुक का एक एक पार्ट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं इसका पूरा नाम क्या है। तो बुक का पूरा नाम है, कंप्लीट नेम है, फुल नेम है द एम्पायर राइट्स बैक थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स। ओके, सो आप समझ गए होंगे इसका कंप्लीट नेम क्या है। द फ्रेज फ्रेज का मतलब होता है, ये जो पूरी लाइन है ना, पूरा नेम है, refers to the ways post-colonial voices respond to the literary canon of the colonial center। मेन सब्जेक्ट, सेंट्रल पॉइंट इस बुक का यही है कि जो देश अभी आजाद हो चुके हैं, जिन्हें अभी इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, जब वो कॉलोनाइज्ड थे, जब उनको गुलाम बना के रखा गया था, तो उस टाइम का जो लिटरेचर था, आजाद होने के बाद जो लिटरेचर लिखा गया, उनमें क्या डिफरेंस है और ये नए तरीके का कैसा लिटरेचर है। जैसे आप कह लो, पहले हमें गुलाम बना के रखा था ब्रिटेन ने, या आप इंग्लैंड कह लो, यूके कह लो, कुछ भी कह लो। अभी हम आजाद हो चुके हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो अभी ये जो नए तरीके का हमारा लिटरेचर है, जिसमें हम उनकी गुलामी नहीं करते बल्कि उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं, इसी के बारे में ये पूरी बुक है। ये बुक पब्लिश हुई थी 1989 में और ये एक नॉन फिक्शन बुक है, यानी कि काल्पनिक बुक नहीं, रियलिटी पर बेस्ड है। इसके ऑथर्स हैं बिल एशक्रॉफ्ट, गैरेथ ग्रिफिथ्स एंड हेलेन टिफन। इन्होंने मिलकर ये बुक लिखी है। एक छोटा सा पॉइंट और देख लेना, ये बुक का जो नाम है द एम्पायर राइट्स बैक, इसी नाम से पहले एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उसका नाम क्या था? द एम्पायर राइट्स बैक विद अ वेनेजेंस। तो इसी नाम को बाद में इन्होंने अपनी बुक में यूज किया। इन्होंने इस अपनी बुक का जो टाइटल है वो सेम रखा जो पहले एक आर्टिकल था। सलमान रशदी ने ये आर्टिकल लिखा था। इसी आर्टिकल से आप कह लो ये थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस भी हुए होंगे और इसी का नाम इन्हें अच्छा लगा तो इन्होंने वही अपनी बुक का टाइटल भी रखा। पहले आप ये 4 वर्ड्स या टर्म्स के मीनिंग समझ लो जिसमें आप कंफ्यूज होते रहते हो, बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एक वर्ड है कॉलोनाइजर। कॉलोनाइजर कॉलोनाइजर जिसे आप कह लो कि जिसने हमें गुलाम बनाया है, उस देश को कॉलोनाइजर कहते हैं। उस देश को कॉलोनाइजर कहते हैं जो हमें कॉलोनाइज करने आया है, यानी कि हमें गुलाम बनाने आया है। कॉलोनाइज्ड उसे कहते हैं जो कॉलोनाइज हो चुका है, यानी कि जो गुलाम बन चुका है, जो एक कॉलोनी बन चुका है, तो उसे कॉलोनाइज्ड कहेंगे। जो ये पूरी प्रक्रिया है, पूरा जो प्रोसीजर है जिसमें आपको कॉलोनाइज किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, उसे कहते हैं कॉलोनलिज्म। कॉलोनलिज्म जो आपका गुलामी का स्टेट है, यानी कि जब आप गुलाम हो, जब आप कह लो स्लेव हो दूसरे स्टेट के अंडर, दूसरी कंट्री के अंडर, तो आपको कहा जाएगा, इसे कॉलोनलिज्म कहा जाएगा, बस्तीवाद कहा जाएगा। तो जब आपको इंडिपेंडेंस मिल गई तो फिर वो कौन सा टाइम पीरियड होगा? इंडिपेंडेंस के बाद का टाइम पीरियड कौन सा? पोस्ट कॉलोनल टाइम पीरियड, या उसे पोस्ट कॉलोनलिज्म कहा जाएगा। तो अभी इसे हम कॉन्टेक्स्ट के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इंडिया को आपको पता है गुलाम बना के रखा किसने? ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन क्या है? कॉलोनाइजर। गुलाम किसे बनाया गया? इंडिया को। तो इंडिया क्या है? कॉलोनाइज्ड था, या इंडिया एक कॉलोनी थी। इंडिया को कॉलोनी के रूप में वो यूज किया करते थे। और 1947 का जो पहले का हमारा टाइम पीरियड है जब हम गुलाम थे, उसे क्या कहा जाएगा? कॉलोनलिज्म। तब हमारे यहाँ पे कॉलोनलिज्म था, हम कॉलोनाइज्ड थे, हम गुलाम थे। पोस्ट कॉलोनलिज्म आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1947 के बाद का जो टाइम पीरियड है उसे क्या कहेंगे? पोस्ट कॉलोनलिज्म, यानी कि आजादी के बाद का टाइम पीरियड। मेरे ख्याल से आप ये टर्म्स अच्छे से समझे होंगे। अभी बुक पे आएंगे, लेकिन बुक पे आने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करनी है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट जरूर लिखना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर बहुत सारे और भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो वो भी आप जरूर देख लेना। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करना। ठीक है जी, आप ही के लिए सारे वीडियोस है, तो बस आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है, बाकी सारा काम हमारा है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की या थीम की। ये बुक किस चीज के बारे में है? तो पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट, अभी आप समझ गए होंगे ना, पोस्ट कॉलोनियलिज्म यानी कि आजादी के बाद के जो टेक्स्ट है, बुक्स लिखी गई हैं, एंड द रिलेशनशिप किसके साथ?
with bigger issues of post colonial culture। तो आजादी के बाद का जो हमारा कल्चर है ना, देखो हमें 200 साल तक गुलाम बना के रखा गया। अभी गुलामी के बाद देखो एकदम से हम आजाद तो हो गए, आप कह लीजिए, लेकिन हमारी मेंटेलिटी, हमारा कल्चर थोड़ी ना एकदम से आजाद हो जाएगा। तो उसमें जो इश्यूज हैं उसके बारे में ये बुक है कि वो कौन कौन से इश्यूज हैं, पोस्ट कॉलोनियल कौन कौन से इश्यूज हैं। देखो छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आपने देखा होगा आज भी हमारे यहाँ पे जब हम हमें किसी लड़की या लड़के को अगर ये कहना है कि वो ब्यूटीफुल है या हैंडसम है, तो सुंदरता का पैमाना क्या है, ब्यूटी का मेजरमेंट क्या है, पैरामीटर क्या है, किसे हम ब्यूटीफुल कहते हैं? कि जो फेयर हो, यानी कि जो गोरा दिखता हो, फेयर दिखता हो, उसे हम सुंदर मानते हैं ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? यही हमारी आप कह लीजिए कॉलोनियल मेंटेलिटी है। क्योंकि जब जो व्हाइट पीपल, अंग्रेज इंग्लिशमैन यहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने हमारे दिमाग में एक बात डाल दी है कि जो भी गोरा है, यानी कि जो इंग्लिश है वो गोरे ही थे, है ना, फेयर थे, तो वो आप कह लो कि ब्यूटीफुल है, हैंडसम है। जो हमारे लोग हैं जो फेयर नहीं है ना, हम तो ब्रिटिश है, आप कह लो नेचुरली हम गोरे नहीं होंगे, तो हम क्या है, हम सुंदर नहीं है। तो उन्होंने हमारे दिमाग में ये बात डाल के रखी थी, आज भी हम यही सोचते हैं। आप कह लो पढ़े लिखे का, एजुकेट होने का पैरामीटर क्या है? जो चाहे आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, अगर आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोलते तो आपको पढ़े लिखे नहीं मानते। अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलते हो तो आपको पढ़े लिखे माना जाता है, समझदार माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पैरामीटर हमारे अंदर पहले से डाल दिया, हमारे कल्चर में ये आप कह लो इशू, ये कॉलोनियल हमारी प्रॉब्लम है कि हमने जब गुलाम थे तो हमारे दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि इंग्लिश वही सही है, आपकी लैंग्वेज इंफीरियर है। तो इसके बारे में स्टडी करता है। Literature produced and based on colonial experiences and issues। सो नेक्स्ट ये बुक कवर करती है, एड्रेस करती है उन एक्सपीरियंसेस को, इश्यूज को जो हमने कॉलोनियल टाइम पे फेस किए थे। जब भी हम गुलाम थे तो आप कह लो वहां पे हमारे कल्चर को किस तरीके से इंफीरियर ट्रीट किया जाता था, वो सारी चीजों को भी ये स्टडी करते हैं। उसके बाद ही स्टडी करते हैं कि जब आप अभी आजाद हो चुके हैं, जो पोस्ट कॉलोनियल कल्चर है, दिस न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर, जो नए तरीके का लिटरेचर आप आजाद होने के बाद लिख रहे हो, चैलेंज द ट्रेडिशनल कल्चर एंड लिटरेचर। तो उसके बाद ये स्टडी करते हैं, बुक हमें बताते हैं कि किस तरीके से अभी, क्योंकि हम फ्री हो चुके हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम जब अभी चैलेंज कर रहे हैं हमारी पुरानी मान्यताओं को, तो उनके बारे में ये बात करते हैं। सच लिटरेचर, जो नया लिटरेचर है, ये क्रिटिसाइज करता है किससे? यूरोसेंट्रिक नोशन ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये इस बुक का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये इंग्लिश को स्टडी करता है, कि ये बताता है बुक हमें कि इंग्लिश कैसे पढ़े लिखों की लैंग्वेज बन गई, कैसे हर एक सारा लिटरेचर इंग्लिश में लिखना शुरू हो गया, कैसे इंग्लिश को यूज करके ब्रिटेन या दूसरे देशों ने हमें डोमिनेट किया, कैसे उन्होंने लिटरेचर को डोमिनेट किया, कैसे उन्होंने हमारे कल्चर को एक्सप्लॉइट किया, कैसे उन्होंने डिनाई किया कि हमारा जो कल्चर है वो इंफीरियर है, वो सारी चीजों को। और बाद में ये हमें ये भी बताते हैं कि अभी जो पोस्ट कॉलोनियल टाइम पे, नए टाइम में कैसे अभी हम, क्योंकि हम फ्री हैं, तो हम इंग्लिश को भी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे वर्ड्स अभी हिंदी के, उर्दू के, फारसी के, इंग्लिश में एज इट इज यूज होते हैं, जैसे बाजार है, पजामाज है, वो भी ये बताते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, लास्ट में फिर हमें बताते हैं कि जो नए तरीके लिटरेचर डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट इसका टॉपिक है हेजेमनी ऑफ इंग्लिश। हेजेमनी का होता है मतलब कि दबदबा। तो ये बताते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का कैसे दबदबा बन गया सारे लिटरेचर के ऊपर। द स्टडी ऑफ इंग्लिश बिकेम एकेडमिक सब्जेक्ट इन द 19th सेंचुरी। तो ये बताते हैं कि 19th सेंचुरी में पहली बार इंग्लिश को एक एकेडमिक सब्जेक्ट बनाया गया कि इंग्लिश की स्टडी करो, इंग्लिश कब, कहाँ, कैसे आया, क्या इसके वर्ड्स है, ये सारी चीजें। उसके बाद ये बताते हैं कि इंग्लिश ने स्टार्ट किया कंट्रोल द नेटिव्स। नेटिव कौन? हम लोग, है ना, हम लोग जो नेटिव, जिन्हें हमें गुलाम बना के रखा गया था, अंडर द गाइज ऑफ लिबरल एजुकेशन। तो उसके बाद ये बताते हैं कि इंग्लिश को कैसे हमारे ऊपर थोप दिया गया, हमें फोर्स किया गया कि हम इंग्लिश ही पढ़े, इंग्लिश में लिटरेचर पढ़े, इंग्लिश में ही स्टडी करें। क्यों?
क्योंकि गाइज ऑफ लिबरल एजुकेशन, क्योंकि इनका कहने का मतलब ये था कि जो भी लिबरल एजुकेशन है, साइंटिफिक एजुकेशन है, नए तरीके की एजुकेशन है, वो सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है और वो सिर्फ इंग्लिश में ही आप कह लो परस्यू की जा सकती है। दूसरी किसी लैंग्वेज में हम वो चीजें, वो नोशंस, वो थ्योरीज नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए आपको इंग्लिश पढ़नी है। इस तरीके से इन्होंने हमें कंट्रोल करना शुरू किया। The study of English and the growth of empire proceeded from single ideological climate। और ये कहते हैं कि इंग्लिश को प्रमोट करना ना, ऐसा नहीं था कि उन्हें एकेडमिक्स को प्रमोट करना, एजुकेशन को नहीं, बल्कि वो अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते थे। जाहिर सी बात है, अगर हम उनकी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देंगे तो उनका कल्चर भी फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो जब हम अपना कल्चर छोड़ के उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर को फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है हम उनके ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे, हमें हर एक चीज के लिए उनसे परमिशन लेनी होगी कि नहीं, तो वो इसलिए हमें गुलाम बनाने के लिए उन्होंने इंग्लिश हमारे ऊपर थोपी। और इंग्लिश ने डिनाई किया जो वैल्यूज थी ऑफ द पेरिफेरल कल्चर्स। पेरिफेरल कल्चर, सेंट्रल कल्चर कहते हैं ये इंग्लिश और ब्रिटेन को, पेरिफेरल यानी कि जो आप कह लो कि कैसे कहते हैं कि जो मान लीजिए एक प्लेट है, प्लेट के सेंटर में कुछ पड़ा है, जो प्लेट के आप कह लो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें पेरिफेरल कहते हैं। तो उन कल्चर्स को इन्होंने डिनाई की। इस बुक में टोटल 6 चैप्टर है, ठीक है, 6 चैप्टर है। पहला है कटिंग द ग्राउंड, क्रिटिकल मॉडल्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स। दूसरा ये बताते हैं कि रिप्लेसिंग लैंग्वेजेस, टेक्सचुअल स्ट्रेटजीज इन पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स। दूसरे चैप्टर में हमें बताते हैं कि कैसे अभी हम लैंग्वेज को मॉडिफाई कर रहे हैं, इंग्लिश को भी अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद ये बताते हैं रिप्लेसिंग द टेक्स्ट, कैसे हम पुराने टेक्स्ट को रिप्लेस कर रहे हैं नए टेक्स्ट के साथ। थ्योरी एट द क्रॉसरोड्स, रिप्लेसिंग थ्योरीज। ये सारी चीजें देखो आप खुद से देख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर है। एग्जामिनेशन में इतना नहीं पूछा जाता डिटेल में, बस आपको समरी पता होना जरूरी है। सो दिस बुक इज कंसर्न विद राइटिंग बाय दोज पीपल फॉर्मली कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटेन। तो ये कहते हैं कि इस बुक में उन राइटर्स की जो लिटरेचर लिखा गया, उन राइटर्स के द्वारा उसे स्टडी किया गया है, इस बुक में मेंशन किया गया है जिन लोगों को कॉलोनाइज करके रखा था ब्रिटेन ने कभी ना कभी। तो इसमें कौन थे आपको पता है, बहुत सारे देश है, ऑस्ट्रेलिया भी है, हम तो अपना इंडिया का एग्जांपल लेंगे कि नहीं, न्यूजीलैंड है, माल्टा है, पाकिस्तान है, बहुत सारे देश है। तो इन सभी देशों के जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उनको स्टडी किया जाता है इस बुक में। ये एक नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर ध्यान देना है। ये बताते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है वो डेवलप हुआ है कुछ स्टेजेस में। पोस्ट कॉलोनियल जो लिटरेचर है कुछ स्टेजेस में डेवलप हुआ है। जो पहला स्टेज था वो क्या था, ड्यूरिंग द इंपीरियल पीरियड। वो कह रहे हैं कि जब आपको गुलाम बना के रखा गया था ना, तब से ही आप कुछ ना कुछ तो लिख रहे थे गुलामी के अगेंस्ट जा करके, कि नहीं, लिख तो रहे थे ना। लेकिन वो कह रहे हैं उस टाइम पे जो आप लिखा करते थे वो कौन लिखता था, वो आपके लोग नहीं लिख रहे थे, वो रिप्रेजेंटेटिव्स ही लिख रहे थे। मतलब आप कह लो कि इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश पीपल ही लिख रहे थे हमारे बारे में कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये पहला था, तो वो हमारे बारे में कितना अच्छा लिख सकते हैं आप समझ पा रहे होंगे। वो कहते हैं कि दूसरा स्टेज वो था कि जब हम फ्री हो गए, फिर हमने अपने लिए खुद से लिखना शुरू किया। ओके, खुद से लिखना शुरू किया। सो ये छोटी सी समरी थी द एम्पायर राइट्स बैक बुक के बारे में। आई गेस आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अभी आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और कुछ भी मन में हो तो कमेंट करके जरूर मुझे लिख के बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय बाय।